नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद में। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। तो आज हमारे साथ मौजूद है 56 विधानसभा से गाजियाबाद सदर से सुशांत गोयल जी। वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं इस बार। तो हम बात करेंगे उनसे कि क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेके वो मैदान में उतर रहे हैं और वो कैसा समाज में बदलाव चाहेंगे और वो जनता से क्या उम्मीद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बीजेपी शासित सरकार है और बीजेपी का एक तरीके से कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में लहर थी, जिससे ये कहना था जनता का। और जो विपक्ष दल है उनका ये कहना था अगर मोदी के नाम की लहर थी तो उसमें कोई भी खड़ा होता तो जीत जाता। तो इस बार हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने विधानसभा चुनाव में कैसा बदलाव चाहते हैं और इनके क्या कुछ विकास मॉडल होंगे और क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे जिसके बेसिस पे ये आगे काम करेंगे अगर ये विधानसभा चुनाव जीतते हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे हम पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, पहली बात तो आपने नामांकन किया कांग्रेस की तरफ से 2022 में विधानसभा चुनाव में, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सर, हम जानना चाहते हैं कि अभी तक आप जब 2022 में जब इस बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ जो सरकार है वो कहाँ फेल होती हुई नजर आ रही है और आप क्या कुछ सुधार लेके आना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर हर मोर्चे पर विफल रही है। इन्होंने केवल धर्म के नाम पे जो वोट बटोरा था 2017 में, और जनता ने इनको जिता के पूर्ण बहुमत से 322 सीट इनकी आई, 325 इनको विधानसभा देने का काम करा था। उसके बाद इन्होंने जनता की खैर खबर नहीं ली और कोरोना काल जैसे भी पीछे गया, इसमें जनता को अपने हाल पे छोड़ा। और उसके बाद आज सरसों के तेल के दाम देखिए, आज कोई सी भी चीज़ देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई है। आम जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। तो इस बारी जो मुझे लगता है कि बदलाव की लहर चल रही है, और निश्चित तौर पे जैसे प्रियंका दीदी ने इतनी मेहनत करी है, तो मुझे बदलाव की लहर दिखाई दे रही है और लोगों में बहुत रोष है इनके प्रति। जो अंडर करंट था, मुझे जब तक चुनाव घोषित नहीं हुए तो कुछ नहीं हुआ, जब प्रत्याशी घोषित हुए और जब हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो लोगों में इनके खिलाफ आक्रोश है। सर, जैसे आपने बोला कि प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं, उन्होंने नारा भी दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो लेकिन वहीं पे विपक्ष का ये कहना है कि कांग्रेस के पास वो चेहरा नहीं है और कांग्रेस किसके दम पे आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को ये बोला जा रहा है कि वो उस टक्कर में नहीं है जिस टक्कर में ये चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी में कोई ऐसा कोई वो नहीं है। पहले हम लोग चुनाव लड़के अपने कैंडिडेट जिताते हैं, और जिताने के बाद उन्हीं कैंडिडेटों से पूछ के उन्हीं के बीच का कोई ना कोई एक नुमाइंदा चुना जाता है, जिसको कि सीएम के लिए घोषित करेंगे। सर, जैसे इस बीच अभी हाथरस कांड कह लिया जाए और किसानों का आंदोलन था तो उसमें प्रियंका गांधी काफी हाईलाइट हुई थी। और वहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि अब तक कहाँ थी, अगर अब चुनाव हुआ तो वो हाथरस में है और किसानों के साथ, किसान महिलाओं के साथ बैठ के खेत में खाना खा रही हैं। तो ये विपक्ष हमेशा से कहता आया है कि ये सिर्फ एक दिखावा है। चलो वो आई तो सही, सपा और बसपा कहाँ थी? अखिलेश जी कहाँ थे? मायावती जी कहाँ थी? ये तो कहीं थे भी नहीं। और इनके खिलाफ हर मोर्चे पे जो लड़ाई लड़ी, वो हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने, प्रियंका दीदी ने और धीरज गुर्जर जी ने हर जगह जाके लड़ाई लड़ी है। और आप देखिए कि, और अभी से नहीं, दीदी लगी पिछले 2 साल से। ये लोग तो ये कह रहे हैं अभी से लगी हुई है, दीदी 2 साल से लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रही है, और मैं इसके अच्छे परिणाम की उम्मीद करता हूँ। अच्छा। तो सर, वहीं पे जैसे एक ये भी सवाल उठता है कि कांग्रेस के पास वो संगठन नहीं है, तो किस बलबूते पे, क्योंकि ये चुनाव अभी भी काफी ऐसा मतदाताओं का कहना है कि बीजेपी के पक्ष में है। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? बीजेपी वालों का काम है भ्रम फैलाना। ये इतनी झूठी पार्टी है कि अब ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाई संगठन नहीं है। हमारा संगठन सुदृढ़ है, बहुत मजबूत संगठन दीदी ने खड़ा करा है, और नए नए युवाओं को उन्होंने मौका दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि उन्हीं युवाओं के बदौलत हमारी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि युवा शक्ति जो है वो इस बार कांग्रेस को आगे बढ़ाएगी? जिधर युवा उधर सरकार। अच्छा। तो सर, एक सवाल हमारा ये भी है कि जिस हिसाब से सपा इस टाइम पिछले चुनाव में सपा, कांग्रेस और बसपा एक साथ उतरे लेकिन बीजेपी को मात नहीं दे पाए, तो इस बार सपा छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। आपको क्या लगता है ये कितना उनके लिए असरदायक होगा? पहली बात तो बसपा अलग लड़ी थी। हम्म। बसपा ने, सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। हम्म। उस समय की जो परिस्थिति रही, चूंकि सरकार अखिलेश जी की चलती हुई आई थी, तो हम्म। उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी। अगर हम लोग उस समय अलग लड़े होते तो हमारा बेहतर रिजल्ट होता, हम्म। परंतु हम साथ में लड़े तो हमें भी उनका उनका जो नुकसान था, वो अखिलेश जी की सरकार का, वो हमें झेलना पड़ा। तो सर, एक ये भी सवाल है, जैसे कांग्रेस की आप बात उठा रहे हैं तो कांग्रेस के टाइम 2011 में
अन्ना हजारे का भी आंदोलन था लोकपाल बिल को लेके खिलाफ में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी वो छवि है कि पिछले 70 साल से राज किया लेकिन देश को विकास नहीं दे पाए। ऐसे मोदी जी भी कहते हैं हम आए तो सीए खत्म वो कश्मीर का मुद्दा खत्म किया, राम मंदिर बनवाया। तो उनका ये कहीं ना कहीं कहना है कि हिंदुओं के लिए कांग्रेस उस तरीके से नहीं देखती है जिस हिसाब से बीजेपी देखती है। कांग्रेस सर्व समाज को देखती है। ये केवल बीजेपी की ऐसी नीति है कि हिंदू मुस्लिम में बांटती है। और जो ये मोदी जी ने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज आप बताइए कौन सी संस्था नहीं बिक रही है। इनके अपने केवल 2-3 दोस्त हैं, एक तो मुकेश अंबानी जी, उसके बाद अडानी जी। आप देखिए अडानी जी को एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, पोर्ट दिए जा रहे हैं, जो शिप के पोर्ट है। उसके बाद रेलवे बेची जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है। आज ही सुबह मैं रेलवे के उसमें गया था। उन लोगों की वो इतना आक्रोश है उनके अंदर। वो लोग कह रहे हैं कि निजीकरण में उनकी नौकरियां जाएंगी। अब वो अधीन कर रहे हैं कि एक प्राइवेटाइजेशन में कर रहे हैं, और सरकार अपने ऊपर से दायित्व हटा रही है। और जो कह रहे हैं कि 70 साल से विकास नहीं हुआ, तो ये जो ये रेलवे और ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं, वो कैसे बेच रहे हैं? वो भी तो इसी तरीके से जब विकास हुआ तभी तो बेच रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम पे क्या था? सुई नहीं बना सकते थे उस समय हम। और आज देखा हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, प्लेन भी बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं क्रेडिट बीजेपी अपनी तरफ ले जाती है कि हमने आया तो मिलिट्री को मजबूत किया, हम आए तो जो और देश हैं आतंकवादी हमलों से बचा रहे हैं। इन सब मुद्दों पे भी वो हमेशा से बोलती आई है और अपना क्रेडिट लेती है। पुलवामा बीजेपी भूल गई क्या? पुलवामा भी इनके इनके टाइम पे हुआ था। पुलवामा की हकीकत इन्होंने सामने नहीं आने दी। जब जब केंद्र में 2024 में सरकार बदलेगी, केंद्र में आएगी कांग्रेस, तब वो पुलवामा की जांच कराएगी और इनको मालूम चलेगा कि पुलवामा में किसकी साजिश रची गई थी। 300 किलो आरडीएक्स इनको मिला नहीं, और 300 किलो हीरोइन इनको मिल जाती है, लेकिन आरडीएक्स नहीं मिला इनको। तो सर एक अब हम अगर आपकी क्षेत्र की बात करें तो आप हमें बता सकते हैं क्षेत्र में कौन से विकास ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, कौन से कार्य ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं जिनको लेके आप सबसे अपनी पहली प्राथमिकता देंगे? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी डुंडेड़ा, सैन विहार, राहुल विहार, बागू, बहरामपुर, अकबरपुर। चूँकि सुदामापुरी मैं वहाँ पर गया, सुदामापुरी मेरे पिताजी ने बसाई थी, बहरामपुर मेरे पिताजी का बसाया हुआ है। जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि जो वो बसा मेरे को वहाँ के लोगों ने जो बोला कि जब वो उन्होंने जो काम करा था, आज तक उसका कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आप न्यूज़ चैनल वाले वहाँ पर जाएँ और वहाँ की हकीकत दिखाएँ कि यहाँ पर स्थानीय विधायक, जो मंत्री मंत्री भी थे, और यहाँ पर स्थानीय एमपी जो मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में जाके देखें। डबल इंजन की सरकार है, हर मोर्चे पे विफल है, वहाँ कोई काम नहीं हो रखा। मेरी प्राथमिकता होगी कि पहले मेरा जो विकास शुरू होगा वो उन्हीं 4 वार्डों से शुरू होगा। उसके बाद मैं अपने शहर की तरफ आऊँगा। शहर में भी मेरे पास समस्या है। जो पुल है वहाँ पर शहर का, घंटाघर पे उतर रहा है, वो पुल मैं पार कराने का काम करूँगा। उसके पश्चात एक तहसील है, तहसील में लोगों को वहाँ से तहसील हटवाने का काम करूँगा, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उस तहसील की वजह से पार्किंग की बहुत समस्या है, और लोगों के घर के आगे लग जाती है पार्किंग, और वो लोग ना घर से बाहर निकल पाते ना अंदर जा पाते। उस तहसील को हटवाने का काम करूँगा। विजयनगर में बालिका इंटर कॉलेज की मांग है, वो पूरी करवाने का काम करूँगा। और ये अगर जनता मुझे चुन के भेजती है, तो अपने कार्यकाल में ही पूरा कराने की चेष्टा करूँगा, और शिलान्यास भी कराऊँगा, काम भी शुरू करा दूँगा। और उसके अलावा पेयजल की समस्या है। पेयजल यहाँ से नोएडा जा रहा प्रताप विहार से है, लेकिन यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। स्थानीय जो हमारे विधायक थे और मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं करवाऊंगा, नहीं कराया उन्होंने। उनका एजेंडा उठा के देखिए, उन्होंने कोई सा कार्य नहीं कराया। तो सर अगर हम बात करें वहीं पे कि जैसे अभी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका ये कहना है कि हमने क्राइम रेट बहुत कम कर दिया है और क्राइम एक तरीके से हम खत्म कर चुके हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्राइम रेट में आपने देखा भी, हाथरस वाला कांड और जितने भी कांड हुए, आगरा में वाल्मीकि को मारा गया, सबको मारा गया। क्राइम कहाँ कम हुआ? कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। ये सब कहने वाली बात है। क्राइम रेट कम हुआ है? कोई क्राइम रेट कम नहीं हुआ। और सर अगर हम बात करें आपके क्षेत्र की शिक्षा की, स्वास्थ्य केंद्र की और रोजगार की, क्योंकि आजकल के युवा को रोजगार सबसे पहली प्राथमिकता देता है वो कि हमारे पास रोजगार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज भी युवा काफी संख्या में बेरोजगार है और वहीं पे योगी जी का कहना है कि हमने 4.5 लाख प्लस नौकरियां युवाओं को दी हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? झूठ के पुलिंदे हैं ये। 2 करोड़ नौकरी तो मोदी जी में कही थी, दी उन्होंने। दीदी ने वादा कराया 20 लाख रोजगार प्रति वर्ष युवाओं के लिए दिए जाएंगे। आप हमारी सरकार बनाएं, मैं युवाओं से आह्वान करूंगा। क्योंकि मुझे भी याद है कि मैंने अपने शासनकाल में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी। 89 में कांग्रेस की सरकार गई थी। तो मैं ये चाहूँगा, हर युवा ने मौका दिया, बसपा को, सपा को, भाजपा को। मैं चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस को मौका दें। 5 साल बाद अगर काम ना करें, दोबारा उखाड़ के फेंक देना, फिर 32 साल पीछे फेंक देना। हम ये चाह रहे हैं कि युवाओं के लिए दीदी ने जो वादे करे वो सब पूरे होंगे। और उसके अलावा जो जनता के बीच में मैं जाऊंगा, जो जो उनकी समस्या होंगी, जिस तरह की उनकी समस्या होंगी, मैं कोई घर बैठ के निदान नहीं करूंगा।
मुझे कोई आएगा वो कहेगा मेरे मोहल्ले में ये समस्या है, मैं उसके मोहल्ले में जाऊंगा, वहाँ के लोगों को एकत्रित करूंगा और वहाँ पर उन लोगों से पूछूंगा क्या ये समस्या है और उसका समाधान कराना चाहिए, तब जाके उसका समाधान कराऊंगा। सर, जिस हिसाब से हमने गाजियाबाद की जनता के बीच हम गए, वहाँ पे एक समस्या बहुत दिखती है कि अब रोजगार की तो दिखती ही है, और दिखता है कि विकास नहीं हुआ है। शिक्षा पे बात करिए तो कहते हैं स्कूल नहीं है, प्राइवेट में पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये सब समस्या कहीं ना कहीं बहुत गंभीर और जटिल नजर आती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो ये सरकारी स्कूल हैं, इनको अच्छी व्यवस्था कराने की कोशिश करूँगा। 100% इनको क्या नाम है, विधानसभा में अगर मुझे जनता भेजती है तो मैं, जैसे कि दिल्ली में काम हुआ, देखो जो उसने काम करा उसके लिए बोलना भी चाहिए, वहाँ काम हुआ, उसी तर्ज पे यहाँ पर मैं काम कराने का काम करूँगा और जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और प्राइवेट वाले बच्चे भी ये कोशिश करें कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ें। तो सर, एक ही हमारा बस दो ही आखिरी सवाल होगा। ये सबसे पहला ये होगा कि आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या विकास मॉडल होगा जिस पे आप अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की तरफ जाएंगे? विकास मॉडल सड़कों पे दिखाई देगा, सौंदर्यकरण का मैं, मेरा एक मन है सौंदर्यकरण भी कराऊंगा अपने क्षेत्र में। जो रोडों पे चलते हुए आपने नाले देखे होंगे, जो उगड़े हुए नाले हैं, इन नालों को पटिया से ढक के इन पर अच्छी बेंचें लगवाना, अच्छे पेड़ पौधे लगवाना, जिससे राहगीर उस पर बैठ सके, कोई थकता है बैठ जाए। मतलब एक सौंदर्यकरण भी चारों तरफ दिखाई देगा कि स्वादपूर्ण वातावरण हो मेरे क्षेत्र में। तो सर, अगर हम बात करें कि जो ये सबसे अहम मुद्दा है कि इस टाइम कांग्रेस भी चुनाव में है, बीजेपी भी है, सपा भी है, और वहीं पे बसपा है, तो एक नई पार्टी भी पहली बार विधानसभा लड़ रही, झाड़ू। आप सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर अपना किसको मानते हैं? कोई नहीं है कॉम्पिटिटर, हम आ रहे हैं। मतलब पंजा इस बार आ रहा है? पंजा करेगा सबको गंजा। अच्छा, पंजा करेगा सबको गंजा। तो अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितने सीट की उम्मीद आप रखते हैं? सरकार बना रहे हैं हम, हाँ, पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से। अच्छा। शुरू में नहीं थी, लेकिन जितना लंबा अंडा करंट है और जितना लोग क्षेत्रीय पार्टी से परेशान हैं, उस अनुपात में मैं देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान बीजेपी से सीधा कांग्रेस पे आ रहा है, इसलिए हम सरकार बना रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद थे। उन्होंने ये खुल के दावा किया कि इस बार हम संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी का ताज किस पार्टी के सर पे सजता है और कौन बनता है यूपी का नया मुख्यमंत्री। अगर अब तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे अपनी राय बताएं कि आप क्या उम्मीद रखते हैं और किस पार्टी का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।